नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू IKSM। दोस्तों 9 नवंबर से और एक IPO ओपन होने वाला है। दोस्तों सफेयर फूड इंडिया लिमिटेड यानी सफेयर फूड्स IPO। सफेयर फूड IPO 9 नवंबर से ओपन होने वाला है और इस वीडियो में हम इस IPO का डिटेल एनालिसिस करेंगे। इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है वो देखेंगे। आपको जो फिनेंशियल है लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसीलिए फिनेंशियल चेक करेंगे, एनालिसिस करेंगे और कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है वो भी देखेंगे। और शॉर्ट टर्म के लिए यानी दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट लिस्टिंग गेन कैसा है वो भी हम इस वीडियो में चेक करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सफेयर फूड के बारे में अगर बोले तो देखिए सफेयर फूड इंडिया जो बैंड है दोस्तों यम बैंड्स का लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑपरेटर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। दोस्तों सिर्फ इंडिया के नहीं, इंडिया सब कॉन्टिनेंट में दोस्तों सबसे यम बैंड का सबसे बड़ा एक लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है इन रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ दोस्तों रेवेन्यू के हिसाब से FY 20 के हिसाब से। और ये दोस्तों इसके साथ साथ श्रीलंका हमारा जो नेबर है, नेबरिंग कंट्री, तो श्रीलंका का लार्जेस्ट इंटरनेशनल QSR चेन है FY रेवेन्यू के हिसाब से, FY 20 के हिसाब से। और नंबर ऑफ रेस्टोरेंट ऑपरेशन के हिसाब से भी दोस्तों ये श्रीलंका का नंबर 1 QSR चेन है। इसी के साथ साथ अगर कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है दोस्तों, किसी भी QSR सेगमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कंपनी के पास कितना रेस्टोरेंट है, तभी तो सेल्स होगा। तो कंपनी के पास कितना जो टोटल देखने को मिल रहा है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो देखिए कंपनी के पास टोटल 204 KFC रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये KFC पिज्जा रिलेटेड IPO है। इससे पहले दिव्यानी इंटरनेशनल की दोस्तों सेम IPO आया था, सेम सेम यम ब्रांड यानी पिज्जा हट, टैकोबेल या दोस्तों KFC। तो एक ही सेगमेंट का ही दोस्तों दो कंपनी है, दोनों अलग यम ब्रांड का ही दोनों अलग अलग फ्रेंचाइजी है। तो इनके पास दोस्तों 204 KFC का चेन देखने को मिलेगा इंडिया और मालदीव्स में। 231 पिज्जा हट रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा दोस्तों इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स तीनों मिला के दोस्तों टोटल 231 पिज्जा हट का है। और 2 टैकोबेल रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा श्रीलंका में। तो दोस्तों कंपनी के पास अगर टोटल रेस्टोरेंट के बारे में बोले तो दोस्तों 376 रेस्टोरेंट था 2019 में, अभी 21 में 437 रेस्टोरेंट हुआ है। तो दोस्तों कंपनी जो रेस्टोरेंट का जो सेगमेंट है, अपना जो रेस्टोरेंट का जो नंबर ऑफ काउंटिंग जो है, तो काउंटिंग को इंक्रीज कर रहा है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो जाता है। अगर दोस्तों कंपनी का एक की पैरामीटर के बारे में बोले, स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में बोले, तो कंपनी का जो रेस्टोरेंट है जो देखने को मिलेगा तो वो रेस्टोरेंट हाई ट्रैफिक एरिया में देखने को मिलेगा और हाई विजिबिलिटी लोकेशन में देखने को मिलेगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया में। तो दोस्तों ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात निकल के आ जाता है। और एक्रॉस इंडिया में जितनी जगह पे है तो हाई ट्रैफिक जहाँ पे है उसी जगह पे इनका रेस्टोरेंट है, तो जो सेल्स है वो भी इंक्रीज होने का एक चांसेस रह जाता है। और कंपनी जो डेवलप कर रहा है दोस्तों न्यू रेस्टोरेंट, तो इन सिटीज़ में ही ऐसी जगह पे जो स्ट्रैटेजी है उनका, जो एक्सपेंशन का जो स्ट्रैटेजी है, तो ऐसी जगह पे रेस्टोरेंट खोलने का स्ट्रैटेजी है जहाँ पे हाई ट्रैफिक देखने को मिलेगा। तो ये एक पॉजिटिव बात इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों इस कंपनी का कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में बोले तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी ऑपरेटर्स है। दोस्तों वन ऑफ द, ये लार्जेस्ट नहीं, वन ऑफ द लार्जेस्ट। और श्रीलंका का दोस्तों लार्जेस्ट इंटरनेशनल QSR चेन है। तो ये पॉजिटिव बात निकल के आता है इस कंपनी का। यम ब्रांड जो होता है दोस्तों, यम ब्रांड का लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑपरेटर इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू के हिसाब से दोस्तों इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा ये QSR चेन है यम ब्रांड का। दोस्तों फोकस इनका जो देखने को मिलेगा, डिलीवरिंग दोस्तों एक्सीलेंट कस्टमर एक्सपीरियंस, ये एक पॉजिटिव बात। क्वालिटी कंट्रोल एंड ऑपरेशन एक्सीलेंस इस कंपनी के पास है। और स्केलेबल बिजनेस मॉडल भी इस कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। और इस कंपनी के पास एक्सपीरियंस एक मैनेजमेंट टीम है और रोबस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस इस कंपनी का एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी का प्रोमोटर के बारे में बोले तो इस कंपनी का जो प्रोमोटर है दोस्तों QSR मैनेजमेंट ट्रस्ट एंड सफायर फूड मॉरिशस लिमिटेड, इस कंपनी का प्रोमोटर देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों कंपनी का सबसे ज़्यादा जो फिनेंशियल है, कंपनी का फिनेंशियल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, कैसा कंपनी का फिनेंशियल परफॉर्मेंस है ये देखना। तो अगर इस हिसाब से अगर देखें दोस्तों, सारे जो अमाउंट है मिलियंस में देखने को मिलेगा, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ये जून क्वार्टर का देखने को मिलेगा। तो दोस्तों 19, 20 एंड 21 तीनों सालों का एक साथ अगर रेवेन्यू देखें मिलियंस में है। तो कंपनी का जो टोटल एसेट है
15,674 मिलियंस था, तो वो डिक्रीज हुआ 20 में 13,804। और उसके बाद दोस्तों और थोड़ा डिक्रीज हुआ कंपनी का एसेट 13,489। तो एसेट थोड़ा डिक्रीजिंग मैनर में देखने को मिल रहा है। अगर इसके बाद कंपनी का अगर रेवेन्यू के बारे में बोले तो रेवेन्यू देखिए 12,060 मिलियंस देखने को मिलेगा। उसके बाद इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है 13,570 मिलियंस दोस्तों, जो 20 में देखने को मिला था। उसके बाद दोस्तों इम्प्रूवमेंट था 19 से 20 में, और 21 में ये डिक्रीज हो गया 10,812 मिलियंस। दोस्तों ये एक रीज़न है क्योंकि कोविड था, तो थोड़ा सेल्स में डिक्रीज आया है। अगर दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बोले तो कंपनी देखिए नेट प्रॉफिट में है नहीं। कंपनी अभी लॉस मेकिंग कंपनी है। तो 694 मिलियंस का लॉस था 19 में। 20 में दोस्तों ये डबल से भी ज़्यादा हो गया, 1592 मिलियंस का लॉस देखने को मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों कंपनी अपना सेल्स को कम किया है, कम हुआ है सेल्स, और इसका लॉस भी देखिए बहुत ज़्यादा कम हुआ है, 998 मिलियंस का लॉस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों लॉस लॉस तो लास्ट ईयर से कम हुआ है, लेकिन अभी भी कंपनी लॉस में ही देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट अभी कंपनी नहीं कमा रही है, लॉस देखने को मिलेगा। और देखिए सेल्स में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। हाँ, ये एक बात सही है क्योंकि कोविड का टाइम था, क्यूएसआर सेगमेंट बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ था। लेकिन फिर भी अगर देखें तो 12,000 से 13,000, इस टाइम तो कोविड नहीं था, उसमें भी बहुत ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिला है सेल्स में। तो दोस्तों सेल्स अगर फिनेंशियल देखें तो कंपनी का फिनेंशियल थोड़ा तो मुझे डाउन देखने को मिल रहा है। दोस्तों ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू है ऑफर फॉर सेल। टोटल जो अमाउंट है दोस्तों, ये ऑफर फॉर सेल है, कोई फ्रेश इशू नहीं है। तो वो अपना जो लिस्टिंग का बेनिफिट लेना चाहता है, तो लिस्ट सेकंड पॉइंट में वही आ जाता है दोस्तों। बेनिफिट लेना चाहता है, जो लिस्टिंग गेन होगा इसी का, जो लिस्टिंग का बेनिफिट होता है उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। कोई न्यू फ्रेश इशू नहीं है। और एनहांसमेंट है कंपनीज ब्रांड नेम एमंग एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। दोस्तों वो अपना जो ब्रांड नेम है उसको थोड़ा एक्सपेंड करना चाहता है, थोड़ा एस्टेब्लिश करना चाहता है। ऐसा नहीं है कुछ कंपनी में कुछ एक्सपेंशन है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मेनली आपको पकड़ना चाहिए कि पूरा ऑफर पर सेल ही है। अगर कंपनी का आईपीओ डिटेल्स के बारे में बोले तो देखिए 9 नवंबर से आईपीओ ओपन होने वाला है, 11 नवंबर तक दोस्तों ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 11 नवंबर 3 दिन तक चलेगा। इशू टाइप अगर कहे तो बुक बिल्ड इशू टाइप है। फेस वैल्यू इसका 10 है। टोटल आईपीओ का साइज दोस्तों 1120, प्राइस ब्रांड के बारे में बोले 1120 थे 1180 तक। तो दोस्तों आपको अप्लाई करना है तो 1180 पे अप्लाई करना पड़ेगा। मार्केट लॉट के बारे में बोले तो 12 का एक लॉट आएगा और मिनिमम एक लॉट आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। कहाँ पे लिस्ट होगा दोस्तों? एनएससी एज यूजल, एनएससी और बीएससी में लिस्ट होगा। अगर इशू साइज के बारे में बोले तो देखिए टोटल इशू साइज फेस वैल्यू इसका 10 है। और इशू साइज के बारे में बोले 2070 करोड़ का दोस्तों इशू साइज देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों रीजनेबल बड़ा साइज है। और टोटल जो अमाउंट है दोस्तों, इशू साइज पूरा ही ऑफर पर सेल देखने को मिलेगा। कोई फ्रेश इशू इसमें नहीं है। अगर दोस्तों टाइम टेंटेटिव जो टाइम लाइन होता है उसके बारे में बोले इस आईपीओ का, तो देखिए 9 नवंबर से वो इसका आईपीओ ओपन होगा। 11 नवंबर दोस्तों इसका क्लोजिंग है। अलॉटमेंट हो जाएगा दोस्तों 16 नवंबर तक। रिफंड्स हो जाएगा अगर आपको नहीं मिला तो 17 नवंबर। और दोस्तों शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा 18 नवंबर। डीमैट में हो जाए आ जाएगा। और आईपीओ का लिस्टिंग डेट है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 22 नवंबर को लिस्टिंग हो जाएगा। अगर दोस्तों आईपीओ का अगर लॉट के बारे में बोले तो देखिए एक लॉट आपको मिनिमम करना है जिसमें 12 शेयर आ जाएगा, जिसका आपका प्राइस 14,160 रुपीज़ होगा। मैक्सिमम दोस्तों आप 14 लॉट कर सकते हैं जिसमें 168 शेयर आएगा और जिसका प्राइस 1,98,240 रुपीज़ आपको पड़ेगा। दोस्तों जो सफ़ायर पुट का प्रोमोटर का होल्डिंग आईपीओ का जो प्री इशू आईपीओ जो प्रोमोटर का होल्डिंग है 60% के करीब, वो दोस्तों इशू हो जाने के बाद 49.97% का होल्डिंग रह जाएगा। यानी दोस्तों 10% के करीब आईपीओ में अपना जो प्रोमोटर है अपना जो होल्डिंग है उसको अब उन्होंने सेट कर रहा है। तो 50% करीब है तो ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है, ज़्यादा भी नहीं कह सकते। अगर दोस्तों आईपीओ का रजिस्टर के बारे में बोले, आईपीओ रजिस्टर जहाँ से आपको लिस्टिंग अगर आपको मिले तो पता चलेगा कहाँ से शेयर देखना है। तो दोस्तों ये रजिस्टर है लिंक इन टाइम। लिंक इन टाइम दोस्तों इस आईपीओ का रजिस्टर देखने को मिलेगा।
दोस्तों सफ़ायर फूड आईपीओ का अगर जीएमपी के बारे में बोले तो आज 5 नवंबर है। आज का इसका जीएमपी अभी एक्टिव हो चुका है और 5 नवंबर इसका जीएमपी अगर बोले तो 110 रुपीज़ इसका जीएमपी देखने को मिलेगा। तो अपर प्राइस बैंड दोस्तों 1180 के करीब है और उस हिसाब से दोस्तों अगर लिस्टिंग गेन के बारे में बोले आज के हिसाब से तो दोस्तों 10% से भी कम देखने को मिल रहा है। तो लिस्टिंग गेन इसमें 10% के करीब देख हो सकता है आज के डेट के हिसाब से। तो देखिए अगर कंक्लूजन के बारे में बोले तो क्या करना चाहिए कंपनी का जो ब्रांड वैल्यू है दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है और इसी सेगमेंट में और एक प्लेयर ऑलरेडी लिस्टेड है दोस्तों इसी यम ब्रांड के सेगमेंट में वो दिव्यानी इंटरनेशनल। तो डायरेक्ट एक कंपटीशन या कंपैरिजन तो होने ही वाला है। तो अगर एक डिटेल कंपैरिजन आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा, मैं एक कंपैरिजन वीडियो जरूर करूंगा दिन दोनों कंपनी के एक बीच में। और इस कंपनी का अगर बात करें तो दोस्तों इस कंपनी का जो फिनेंशियल देखने को मिला है तो ये अभी तक तो लॉस मेकिंग कंपनी है और जब तक नहीं लिस्ट होगा तब तक इस क्वार्टर का तो रिजल्ट नहीं पता चलेगा। दिव्यानी जब लिस्ट हुआ था तब भी दोस्तों कंपनी लॉस में था, लेकिन इस क्वार्टर रिजल्ट में दोस्तों कंपनी प्रॉफिट में आ चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है वेट करना चाहिए, कंपनी लिस्ट हो जाए और लिस्टिंग गेन भी इसमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो उस हिसाब से दोस्तों इसको एट दिस मोमेंट लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करना सही डिसीजन होगा। लिस्टिंग हो जाने के बाद फिनेंशियल चेक करने के बाद उसके बाद डिसीजन लेना ठीक होगा इस कंपनी के लिए आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं कि नहीं। थोड़ा महंगा तब मिल सकता है तो महंगा जाए तो प्रॉब्लम नहीं कि एक बार फिनेंशियल चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और लिस्टिंग गेन के लिए अगर कहे तो लिस्टिंग गेन दोस्तों बहुत ही कम हो सकता है क्योंकि पर शेयर का दोस्तों ओनली 110 रुपीज़ आज के डेट में इसका लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है, जीएमपी देखने को मिल रहा है। तो लिस्टिंग गेन दोस्तों बहुत ही कम है। तो दोनों हिसाब से मुझे लगता है एट दिस मोमेंट अभी आईपीओ ओपन होने में टाइम है। एट दिस मोमेंट दोस्तों लगता है इसको अवॉइड करना सही डिसीजन होगा। अगर दोस्तों 9 नवंबर तक इसका जीएमपी और थोड़ा इंक्रीज हो जाए, लगभग दोस्तों मिनिमम 20 to 30% के ऊपर अगर जीएमपी देखने को मिले उसके बाद आप लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहे तो अब सही राइट डिसीजन होगा। नहीं तो दोस्तों लिस्टिंग होने में बहुत टाइम है अभी बाकी है। ये थोड़ा-सा जो लिस्टिंग जीएमपी देखने को मिल रहा है ये कभी भी शेड हो सकता है। तो रिस्क हो जाएगा और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। और एक कंपैरिज़न चाहते हैं दोनों कंपनी में तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो एक डिटेल एनालिसिस था। मैं अपना कंक्लूज़न के बारे में बोलूँ कि मैं क्या करूँगा इस आईपीओ में, तो आज के डेट में मेरे जो लगता है कि मैं इसको अवॉइड करना पसंद करूँगा। 9th नवंबर जब ओपन होगा तब दोस्तों फिर फ्रेश एक डिसीजन लिया जाएगा जीएमपी को देख के। तो एक एनालिसिस था दोस्तों, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आपका क्या ओपिनियन है डेफिनिटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ दोस्तों। थैंक यू।